उसमें कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि रुड़की को जो भी जनप्रतिनिधि मिले आज तक, उनमें कहीं न कहीं विज़न की कमी। हमारे पास सोनाली नदी जैसी नदी है, पानी की निकासी हो सकती है। ये उस शहर में तो दिक्कत बहुत ज़्यादा मानी जाती है, जहाँ पे निकासी का कोई रास्ता ना होता। यहाँ पे हमारे पास अतिक्रमण एक बाधा है, तो जहाँ-जहाँ अतिक्रमण है और जिस वजह से निकासी रुक रही है, वो अतिक्रमण मुक्त कराना पड़ेगा। टाइम इसमें देना कोई और पड़ेगा। रास्ता ही नहीं। अगर कोई काम हो रहा है, सरकारी पैसे से कोई काम हो रहा है, सरकारी पैसा जनता का पैसा। जनता के पैसे से यदि कहीं काम हो रहा है, जनता हित में कहीं काम हो रहा है, तो ये जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है करूँगा कि कमीशन प्रथा चल रही है। मैं बिल्कुल स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ संदीप भाई, झूठ बोलने में सच बोलने में मुझे कोई डर नहीं है, किसी का डर नहीं है। कमीशन चलता है, डिबेट के लिए बुलाया है। तो ये एक किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? अगर डिबेट करना है, डिबेट इस टॉपिक पे होना चाहिए कि धर्म के आधार पे क्यों बँट रहे हैं, जाति के आधार पे क्यों बँट रहे हैं, रुड़की का विकास कैसे हो सकता है, रुड़की के हित की बात कैसे हो सकती है, इस बात पे डिबेट होना चाहिए, ना कि इस बात पे डिबेट हो कि इस काम का क्रेडिट कौन लेगा। डिबेट सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक पार्टी के है। विकास के नाम पे विकास के नाम पे डिबेट के लिए बोला विकास के पूजा गुप्ता जी से जैसे आपने डिबेट की बात करी, बिल्कुल, बिल्कुल मैं इसको नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप कोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात कराते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक बार फिर से चिरप जैन जी से। और चिरप जैन जी की बता दें कि समाज सेवक हैं और आजकल मेडिकल कैंप के नाम से बहुत ही प्रख्यात है, क्योंकि जो इन्होंने वादे किए थे मेयर चुनाव से पहले कि मेडिकल कैंप 40 के 40 वार्ड में लगेंगे, वो 40 के 40 वार्ड में ये अपनी कोशिश से मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। क्योंकि चुनाव खत्म हो गए, उसके बाद भी ये निरंतर समाज सेवा में लगे रहते हैं। जहाँ पे भी रुड़की में कोई भी आयोजन होता है या जिसे भी मदद चाहिए, चिरप जैन जी तुरंत वहाँ पे उपस्थित होते हैं। लेकिन वहीं पे आज हमारा चिरप जैन से मुलाकात करने का एक महत्व है रुड़की शहर, जो कि बहुत सुंदर शहर है और शिक्षा नगरी इसको बोला जाता है, एजुकेशन हब बोला जाता है। उस एजुकेशन हब की जो दिशा और दुर्दिशा है, वो चिरप जैन जी से जानते हैं कि क्या कारण है, क्यों ऐसे हालात रुड़की शहर के हो गए हैं। नमस्कार चिरप जी। धन्यवाद संदीप भैया। चिरप जी, रुड़की शहर हमारा बहुत सुंदर शहर है और शिक्षा नगरी बोला जाता है। आईआईटी जैसे संस्थान हैं, अभी आपकी भी यूनिवर्सिटी बन गई है। बहुत सारे संस्थान यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं और लोग जो है तरक्की के रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर जो उल्टा देखें तो रुड़की के अंदर इतनी गंदगी नज़र आ रही है, इतना जल भराव की समस्या नज़र आ रही है, कहीं पे भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। व्यवस्था जो है सारी अस्त व्यस्त हुई हुई है। क्या कारण मानते हैं आप? देखिए संदीप भाई, ये कहना कि सारी व्यवस्था ही अस्त-व्यस्त हुई है, ये सही नहीं। बिल्कुल एक जल भराव का जो अभिशाप रुड़की के साथ चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, वो अभिशाप अभी भी चला आ रहा है। उसमें कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि रुड़की को जो भी जनप्रतिनिधि मिले आज तक, उनमें कहीं न कहीं विज़न की कमी है। देखिए हमारे पास सोनाली नदी जैसी नदी है, पानी की निकासी हो सकती है। ये उस शहर में तो दिक्कत बहुत ज़्यादा मानी जाती है, जहाँ पे निकासी का कोई रास्ता ना होता। यहाँ पे हमारे पास सोनाली नदी है, जहाँ पे हम निकासी कर सकते हैं। हमें बस जो पानी वाटर लेवल है, उसको इस दिशा में भेजना है कि वो सोनाली नदी तक पहुँच जाए पानी। वो नालों के माध्यम से पहुँच सकता है और जो भी आपका जो भी प्रोसेस हो सकता है उसके लिए। इसमें एक जो बाधा लोग कहते हैं, वो अतिक्रमण बोलते हैं, अतिक्रमण एक बाधा है। तो जहाँ-जहाँ अतिक्रमण है और जिस वजह से निकासी रुक रही है, वो अतिक्रमण मुक्त कराना पड़ेगा। इसमें कोई और रास्ता ही नहीं है। परंतु ये काम ऐसे नहीं होगा कि अगर आज कृष्णा नगर में पानी भर गया है तो हमने कृष्णा नगर में मोटर लगा दिया, वहाँ से पानी निकाल दिया। ये काम ऐसे नहीं हो सकता। रुड़की में आईआईटी जैसी बॉडी है, सीबीआरआई जैसी बॉडी है और फिर कहीं-कहीं प्राइवेट एजेंसीज़ हैं। दिल्ली में मैंने खुद एक प्राइवेट एजेंसी से बात करी थी, जो रुड़की के इरिगेशन पे ऑलरेडी उसमें रुड़की की ये ड्रेनेज है, इस पे ऑलरेडी काम कर चुकी है। मैंने ड्रेनेज का मैप भी पूरा निकलवा लिया था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी शायद महापौर का टिकट हमारा हो रहा है। तो मैंने कहा सबसे पहला कार्य मैं इसी पे करूँगा और मैंने एक कंसल्टेंसी फर्म हायर भी कर ली दिल्ली की, जो इस पे पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देती। तो जनप्रतिनिधियों में विजन की कमी के कारण ये जल भराव की समस्या दूर नहीं हो पा रही है। उनको समझना पड़ेगा कि पहले इसका एक डिटेल्स रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, इसको पहले समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है क्यों, इसका क्या समाधान हो सकता है और उस समाधान पे समझा तो था, तभी तो शायद एडीपीए लाए थे यहाँ पे। और एडीपीए की वजह से बोला जाता है कि रुड़की की दुर्दशा हो गई है, क्योंकि जगह जगह चलिए एक बार को जल भराव की
हम मान लेते हैं कि निकासी नहीं है, लेकिन सड़कें कैसी खस्ता हालत में, जहाँ पे भी देख लो सीवरेज जो गड्ढे हैं वो बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही बोला आपने संदीप भाई। जो एडीबी की योजना आई थी वो हमें लगा था रुड़की के लिए वरदान। वो योजना मेरे बाबा जी के समय पे पास हुई, हम्म, आप भी जानते हैं इस बात। जी। बट उसका इम्प्लीमेंटेशन दुर्भाग्यपूर्ण हम हार गए। उसका इम्प्लीमेंटेशन बाद में हुआ। उस काम की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, क्वालिटी बहुत बेकार है। इसमें मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है। जो वो काम हुआ है उस काम की क्वालिटी क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन मार्क है, संदेह है कि वो क्वालिटी ऐसी क्यों है। जगह जगह सड़कें बैठ रही है, गणेशपुर में घर गिर गए, आपको भी नॉलेज में होगा। तो क्वालिटी जांच क्यों नहीं हुई वहां? उस समय जो एई थे, जो जेई थे, जो क्वालिटी के रिस्पॉन्सिबल थे, जो जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने वहां पे क्वालिटी जांच नहीं करी, जिस वजह से ये सफर कर रहा। वो योजना बुरी नहीं थी, उस योजना की इम्प्लीमेंटेशन जो हुई है वो गलत हुई। वो एक सिस्टमैटिक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अगर वो सिस्टमैटिक तरीके से विद क्वालिटी मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंट होती तो वो रुड़की के लिए एक वरदान साबित होती, परंतु आज वो भी रुड़की के लिए एक अभिशाप बन गया। सिर्फ ये अभी आप ही ने बोला है मेरे बाबा जी के टाइम पे, यानी कि सुरेश चंद्र जैन जी के टाइम पे हुई थी, लेकिन उस टाइम पे एडीपी की जब योजना आई थी, निगम नहीं होता था, नगर पालिका होती थी। उस टाइम पे प्रदीप बत्रा ही चेयरमैन थे जिस समय ये आई है। तो कहीं ना कहीं ये जनप्रतिनिधि दोनों उस टाइम पे तो तालमेल नहीं, जैसे आज ही देखने को मिल रहा है। अभी अनीता अग्रवाल जी और विधायक प्रदीप बत्रा जी के अंदर असमंजस लग रहा है, तालमेल कुछ नहीं मिल रहा है। अभी एक सड़क का मामला आया था कि रिबन पहले विधायक जी ने काट दिया, जबकि काटना था अनीता अग्रवाल जी को, वो 10 मिनट लेट पहुंची हैं। फिर आज ही का मामला ले लो कि आज खुले मंच पे विधायक प्रदीप बत्रा ने डिबेट के लिए ललकार दिया। तो उस समय भी यही स्थिति थी क्या? डिबेट का विषय डिबेट करा लें, फिर डिबेट कर लेंगे। दोस्तों को ज़्यादा बेटर रहेगा। करना चाहूँगा जो जनप्रतिनिधि है उससे ही करेंगे, ठीक है। देखिए संदीप भाई, जब बाबा जी विधायक थे हमारे, 2012 तक विधायक रहे, तो बाबा जी को हमने जो देखा है, मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे आइडियल हैं वो, तो उनको मैंने देखा है वो ऐसी राजनीति में कभी लिप्त नहीं। उनका विजन बड़ा क्लियर था, रुड़की का प्रोग्रेस, रुड़की को कैसे आगे ले जाना है। वो इस छोटी राजनीति में कभी नहीं पड़े। चाहे आप नहर के पास जो चौपाटी है, जो पूरा आज चौपाटी बनी हुई है, वो उन्हीं के द्वारा लाई गई थी। वो उनका विजन था कि रुड़की को एक ऐसी जगह दी जाए। इसके अलावा तो मैंने अभी तक रुड़की में उनके टेन्योर के बाद तो कुछ देखा नहीं है कि कोई विजन में कुछ काम हुआ हो। तो वो बाबा जी इस बात की परवाह नहीं करते थे कि चेयरमैन से मेरा तालमेल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो काम में विश्वास रखते थे। अब बात करी जाए आज का, जो आपने ये रोड वाला प्रकरण बताया, जो अभी कुछ दिन पहले रोड वाला प्रकरण हुआ है, ये रोड मेरे कार्यालय के बिल्कुल बाहर की ही रोड है। इसमें जो मुझे, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि ये पार्षद ने प्रस्ताव रखा था, वहाँ के पार्षद ने, और बोर्ड ने उसको पास किया है और उससे वो स्वीकृत हुई है, उसका टेंडर हुआ है। जब वो बोर्ड द्वारा स्वीकृत होकर कोई काम हुआ है, तो मेरा मानना ये है कि उसमें रिबन काटने का अगर अधिकार की बात करें तो वो महापौर अनीता देवी अग्रवाल जी को बनता है। अगर प्रदीप भैया वहाँ पहुँच गए थे और उनको पता था कि अनीता देवी अग्रवाल जी वहाँ आ रही हैं, तब उन्होंने सरासर गलत किया है। यदि उनको पता नहीं था और उन्होंने रिबन काटा है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। फिर मेरा कहना यही है कि ये रिबन काटने वाटने की राजनीति में क्यों पड़े हैं हमारे जनप्रतिनिधि। रुड़की की जनता की बात करिए, रुड़की के विकास की बात करिए। रिबन काट के, फोटो खिंचा के कोई हासिल नहीं हो रहा है। रुड़की वहीं की वहीं रह जाएगा, आपस में लड़ते चले जाएंगे। जब तक आपस में तालमेल नहीं बैठेगा, सब एक होकर रुड़की हित में नहीं सोचेंगे, रुड़की का हित हो ही नहीं है। चलिए, कोई भी योजना आती है समय लगता है, ये बात सभी जानते हैं। सुरेश चंद्र जैन जी के टाइम पे ये योजना आई थी एडीपीए की, लेकिन लगातार 3 योजना से विधायक प्रदीप बत्रा जी हैं, क्यों नहीं हो अभी तक ये दुरुस्त हो पाई? क्वालिटी भी अगर जो गलत थी तो उसको दुरुस्त भी करवाया जा सकता था। देखिए, इसके लिए ना संदीप भाई टाइम देना पड़ेगा। अगर कोई काम हो रहा है, सरकारी पैसे से कोई काम हो रहा है, सरकारी पैसा जनता का पैसा, जनता के पैसे से यदि कहीं काम हो रहा है, जनता हित में कहीं काम हो रहा है, तो ये जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि वे वहां पे जाए, उस काम की गुणवत्ता चेक करें। हमारा घर बनता है संदीप भाई, हम नहीं देखते कि मिक्सर क्या बन रहा है, मिक्सर किस रेशो में बन रहा है, उसमें सीमेंट कितना मिल रहा है, कि अगर लेंटर गिर रहा है उसकी डेप्थ कितनी है लेंटर की। अपने घर में भी जब बनता है तब हम जाके सब वॉच करते हैं।
तो जब अगर आप जनप्रतिनिधि हैं और कोई जनता के पैसे से जनता के हित में कोई कार्य हो रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप खड़े होकर उसकी गुणवत्ता चेक करें। अगर आप नहीं जा सकते अपनी व्यवस्था के कारण, अपनी टीम को भेजिए। एक विधायक के पास कम से कम 50 लड़कों की टीम तो होती है, जो बिना किसी सैलरी के साथ रहती है। मैं तो आज कुछ भी नहीं हूँ, तब भी मेरे साथ 20-30 लड़के रहते हैं हमेशा, जो कि जनता हित के लिए काम करना चाहते हैं। तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। इसके बाद ठेकेदार प्रथा खत्म करनी पड़ेगी। अगर आप ठेकेदार से कमीशन ले रहे हैं, तो आप ठेकेदार को कुछ बोल नहीं सकते। अगर आपको अपना कोई लालच नहीं है, तभी आप ठेकेदार को नकल कर सकते हैं। यदि आप ठेकेदार से आपको अपना लालच है, तो ठेकेदार आपकी सुनेगा ही नहीं। यदि आपका मन साफ है, यदि आपकी नीयत साफ है, तभी आप सामने वाले पे उंगली उठा सकते हैं। यदि आपका मन और नीयत साफ नहीं है, आप सामने वाले पे उंगली उठाने के योग्य नहीं है। यानी कि चिरप जी का एक साफ मकसद ये भी है, प्रदीप बत्रा जी कमीशन खाते हैं इसलिए शायद नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रदीप बत्रा जी खाते हैं, कुछ अधिकारी भी हो सकते हैं, लेकिन मैं इस बात से भी नहीं नकारूंगा कि कमीशन प्रथा चल रही है। मैं बिल्कुल स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ संदीप भाई, झूठ बोलने में सच बोलने में मुझे कोई डर नहीं है, किसी का डर नहीं है। कमीशन चलता है। कमीशन मुझे नहीं पता कौन लेता है, क्या लेता है, कैसे लेता है, किस सिस्टम से जाता है, लेकिन अगर कमीशन प्रथा चलती रहेगी तब तक काम में गुणवत्ता नहीं आएगी। चिरप जी अभी आपने बोला है कि समय देना पड़ेगा, और विधायक प्रदीप बत्रा समय लगातार दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना भी यह है कि जो मेरे कार्य क्षेत्र है उसमें मैं कार्य करता हूँ। जैसे कि आज ही की बात ले लो, रामलीला मैदान में खुद अपने हाथ से उठाकर टाइल्स लगा रहे हैं, और अनिता देवी अग्रवाल जो मेयर हैं, महापौर हैं, उनको डिबेट के लिए ललकार रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मेरा कार्य क्षेत्र अच्छा है। शायद नगर निगम के जो महापौर हैं उनका कार्य क्षेत्र अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्होंने गिनवाए भी हैं। आप देख भी सकते हैं उस बाइट में। देखिए मैंने वो बाइट देखी थी, उसमें किसी के द्वारा उनसे पूछा गया था कि जो सीएम साहब द्वारा प्रस्ताव पास हुए हैं उसका क्रेडिट प्रदीप बत्रा जी प्रदीप भैया ले रहे हैं, जबकि वो पास हमारी महापौर मैडम ने करवाए हैं। तो ये बड़ी 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 मैं बड़ी ओछी किस्म की रात। क्रेडिट कोई भी लीजिए, जनता हित में कार्य होना चाहिए, क्रेडिट की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। क्रेडिट कोई भी ले, है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। और मैं तो कह रहा हूँ सरकार को भी क्रेडिट क्यों देना है, जनहित में जो भी कार्य हो रहा है वो कार्य होने चाहिए, उसके क्रेडिट का क्या सवाल उठता है। उन्होंने प्रदीप भैया ने महापौर मैडम को डिबेट के लिए बुलाया है, तो ये एक किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। अगर डिबेट करना है, डिबेट इस टॉपिक पे होना चाहिए कि धर्म के आधार पे क्यों बट रहे हैं, जाति के आधार पे क्यों बट रहे हैं, रुड़की का विकास कैसे हो सकता है, इसलिए डिबेट होना चाहिए। रुड़की के हित की बात कैसे हो सकती है, इस बात पे डिबेट होना चाहिए, ना कि इस बात पे डिबेट हो कि इस काम का क्रेडिट कौन लेगा। डिबेट सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जो डिबेट की बात आ गई है चिरप जी, तो डिबेट ऐसे इंसान को तो बोलते हैं जिसको बोलना आता है। अब सारा उनकी खैर बोलता है कि अनिता अग्रवाल जी जो हैं वो बेचारी घरेलू महिला है, उनको बोलना नहीं आता। अगर जो डिबेट के लिए ललकारना ही था उनको, तो पूजा गुप्ता जी को ललकारते जो उनकी विपक्ष की हैं और निरंतर कार्य क्षेत्र में बनी हुई है। अभी राजेंद्र नगर में 2-3 दिन से वो टैंकरों के माध्यम से पानी भी निकाल रही है, या फिर और अन्य किसी को, या चिरप जानी जी को ही ले लेते डिबेट पे। नहीं देखिए संदीप भाई, प्रदीप भैया और मैं किस बात पे डिबेट करेंगे, हम दोनों एक ही पार्टी के हैं। विकास के नाम पे, विकास के नाम पे डिबेट के लिए बोला विकास के पूजा गुप्ता जी से आपने डिबेट की बात करी, बिल्कुल बिल्कुल मैं इसको अच्छे से समझता हूँ कि प्रदीप भैया को अगर डिबेट के लिए किसी को ललकारना है, पूजा भाभी को ललकारी, पूजा भाभी डिबेट करी। पूजा भाभी एक सक्षम कैंडिडेट है। किसी ऐसे टॉपिक पे डिबेट करना है जिसमें कुछ उनके हित की बात हो, मैं करने को तैयार हूँ बिल्कुल। लेकिन क्रेडिट के बेसिस पे केवल क्रेडिट कौन लेगा इस काम का, इस पे डिबेट करना ये नकारात्मक डिबेट है। डिबेट होना चाहिए सकारात्मक, ताकि उसमें से कुछ पॉजिटिव निकल के आए। डिबेट देखिए एक कल्चर है, डिबेट का एक कल्चर है, जो कल्चर इसलिए बनाया गया था कि हमें चीज़ों की अच्छाई बुराई पता लगे। इसलिए नहीं बनाया गया था कि इस आदमी को नीचा दिखाना या इस आदमी को नीचा दिखाना। एक ओपन माइंडसेट की जरूरत है, खुले दिमाग की जरूरत है, खुले मन की जरूरत है। डिबेट करिए, आप आपस में करिए, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं। डिबेट इसलिए करिए कि वहां से ये निकल के आए कि रुड़की हित में क्या हो सकता है। तो प्रदीप भैया को अगर डिबेट करना है, पूजा गुप्ता जी के साथ डिबेट करिए, किसी टॉपिक पे डिबेट करना चाहते हैं मेरे साथ डिबेट कर लीजिए। और फिर मैं कहूँगा हमारी महापौर जो है वो घरेलू लोग कह रहे हैं, बेचारी काम कर रही हैं, दिन रात काम कर रही हैं, कृष्णा नगर में जा रही हैं, बारिशों में निकल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं वो। अगर किसी बंदे को ऑडिटर बोलते हैं, इसको ऑडिटर नहीं है, अच्छी वक्ता नहीं है, वो केवल दिल की साफ व्यक्ति हैं, वे मेहनत में कमी नहीं छोड़ रही हैं, वे निगम ढंग से चला रही हैं, साथ साथ अपना घर भी चला रही हैं, गृहिणी का रूप भी निभा रही हैं। तो और स्त्री जो हमारे लिए वैसे ही माननीय है, उनका सम्मान हमारे लिए सबसे ऊपर आता है, चाहे वो किसी भी पद पर, चाहे वो घर की महिला हो, चाहे महापौर हो। स्त्री का सम्मान सबसे ऊपर आता है, किसी भी पद के ऊपर आता है, उसका सम्मान हर व्यक्ति को करना जरूरी है। वही तो कंडीशन नहीं हो जाएगी दोबारा से, जैसे अभी इनसे पहले के जनप्रतिनिधि थे मेयर गौरव गोयल जी,
उनके कार्यकाल को पूरा भी नहीं होने दिया कि कुछ ना कुछ आरोप और कुछ उनकी भी अपनी गलती है, रिकॉर्डिंग वगैरह। तो कहीं इस राजनीति के षड्यंत्र में अनीता अग्रवाल तो नहीं आएगी चपेट में? देखिए, मुझे नहीं लगता आएंगी, क्योंकि अनीता अग्रवाल जी को जितना मैं जानता हूँ, बहुत साधारण व्यक्ति हैं, सीधे व्यक्ति हैं। उनके जो पति हैं, थे ललित मोहन अग्रवाल जी, बहुत साफ स्वभाव के आदमी, सरल स्वभाव के आदमी है, परंतु साथ साथ वो व्यापारी भी हैं। उनका बहुत बड़ा व्यापार है। जो बंदा इतना अच्छा व्यापार कर रहा है, नहीं, व्यापारी राजनीति नहीं कर सकता है ना, और प्रदीप बत्रा ने शायद वही सोच लिया। मैं दिमाग की बात कर रहा हूँ, उनमें कहीं ना कहीं दिमाग है, बहुत अच्छा दिमाग है, और वो अच्छा व्यापार कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि वो किसी के हाथों में नहीं है। यदि कोई उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, या कोई कोशिश करेगा कि उनको उनकी सीट से पहले इस्तीफा दिलवा दे या उनको तंग करे, वो इस प्रकार के नहीं। देखने में झुलूक वो सरल लग सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता वो गलत के खिलाफ झुकेंगे। और फिर मैं उनको भी, महापौर साहब को भी बोलता हूँ, उनके हस्बैंड को भी बोलता हूँ कि यदि उनको कभी मेरी ज़रूरत पड़े, उनको मेरे टीम की ज़रूरत पड़े, यदि उनको लग रहा है कि कहीं गलत हो रहा है, 24 घंटे दिन के हम उनके साथ खड़े हैं। अगर रुड़की हित में वो कार्य कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर रुड़की के हित में कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाने में भी मुझे किसी बात का कोई संकोच नहीं होगा। अभी लेकिन चिरंजीवी की बात कर लेते हैं। चिरंजीवी जी बैठे हुए थे एक जगह। चिरंजीवी जी के एक बयान था कि मैं प्रदीप बत्रा जी के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना सैलरी के, और 3 से 4 घंटे मैं रोज दे सकता हूँ। संदीप भाई, ये तो क्या हुआ कि हम लोग, कुछ लोग बैठे हुए थे, तो ऐसी बात होने लगी, सोनाली पुल की बात होने लग गई। तो सोनाली पुल की जब बात हुई तो बड़ा मेरे मन की एक पीड़ा है, वो बहुत बड़ी, मेरे मन की क्या, सब उनकी बातों की पीड़ा है। पुल अभी तक बनते नहीं दे रहा है, और अभी तक काम भी उसका शुरू नहीं हुआ है। तो ऐसी बात होने लगी कि क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने ऐसी मित्रता में बात करी कि मुझे प्रदीप भैया 1 महीने की लिए रख लें अपने साथ, बिना सैलरी पे रखूँगा, बिना सैलरी पे रख लें। उस फाइल के पीछे मैं भागूंगा पूरा पूरा, क्योंकि देखिए हर फाइल मेहनत मांगती है। सरकारी जो काम है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारी काम हमारा थोड़ा स्लो है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। मुझे, मैं निसंकोच कह रहा हूँ, चाहे किसी की सरकार हो, सरकारी काम थोड़ा सा धीरे रहता है। यदि कोई बंदा उसके पीछे लग जाए तो वो फाइल थोड़ी तेज भागती है। लेकिन इतना धीरे भी नहीं कि 3 साल हो गए। अगर जो हम पुल की बात करें, रिवर रेडी का पुल भी इसी के साथ ही क्षतिग्रस्त हुआ था, लेकिन वो बनने लग गया है। लेकिन ये वाला कहीं ना कहीं 3 साल हो गए, कहीं ना कहीं और मेहनत नहीं हुई। इसी में अभी जब विपक्ष वालों ने भी धरना दिया और वो रपटे बनाए गए, तो उसमें ये बोला गया कि डीवीआर आ गई यार, बहुत जल्द बनना शुरू हो जाएगा। उस बात को भी अभी पूरे 6-7 महीने होने जा रहे हैं। हाँ, आप देखिए, पिछले, इससे पहले जो सत्र हुआ था विधानसभा सत्र में, उसमें प्रदीप ने प्रश्न किया था, सतपाल महाराज जी ने उसका जवाब दिया था कि उसमें मेरे ख्याल 25 से 29 करोड़ रुपये सैंक्शन हो गए थे। लेकिन सैंक्शन होने के बाद भी अभी तक उस पर टेंडर ना होना, वर्क ऑर्डर ना होना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण भी है क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रदीप भैया का दायित्व होता है कि वो इस फाइल को जल्दी से जल्दी करें। चिरंजीवी जी को अगर जो विधायक प्रदीप बत्रा नौकरी में रख भी लेते हैं 3-4 घंटे, जैसे कि चिरंजीवी जी का कहना है, चिरंजीवी जी किस तरीके से इस रुड़की का सुधार लाएंगे? क्योंकि चिरंजीवी जी जो है मेयर की भी दौड़ में थे, किसी कारण नहीं मिल पाया, क्योंकि चिरंजीवी जी को उम्मीद थी टिकट मिलेगा, और चिरंजीवी जी दिल्ली भी चले गए थे। और हमारे ही एक इंटरव्यू में आपने बताया था कि आप जो थे इंदौर भी गए थे, क्योंकि इंदौर अगर जो देखा जाए हिंदुस्तान का सबसे नीट एंड क्लीन शहर है। बिल्कुल 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 भाई। चलिए भाई, मैं आपको नीचे, आपको बीच में एक और बात बताता हूँ, इसमें ना दृढ़ निष्ठा की बात बताता हूँ। मैं नितिन गडकरी जी के काम से बहुत प्रभावित हूँ। मैं उनसे एक बार एक पुरस्कार उन्होंने मुझे दिया था, उस समय मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे चलते चलते एक बात रखी कि ये आप मुझे अपने यहाँ इंटर्नशिप पे रख लीजिए, मुझे ट्रेनिंग पे रख लीजिए आप अपने यहाँ, ताकि मैं सीख पाऊँ आप किस तरह से काम कर रहे हैं। वो बात आई गई हो गई। तो उस दिन से मेरे मन में बैठ गया था कि मुझे किसी तरह से नितिन गडकरी तक पहुँचना है। अभी तक मैं पहुँच नहीं पाया हूँ। तो मैंने माध्यम ढूंढता रहा, तो मुझे पता लगा कि उनके एक पर्सनल सेक्रेटरी हैं, मैं उनका नाम नहीं लिख सकता है उस पर। मैंने एक नियम बनाया, मैं रोज़ 6 बजे उनको फ़ोन करता था। फ़ोन नहीं होता। 15वें दिन शायद उनका फ़ोन उठ गया। उठने के बाद मैंने उनको बोला, मैं ऐसे-ऐसे एक चेयरमैन हूँ यूनिवर्सिटी का, एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा-सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे आपसे औपचारिक भेंट करनी है, मुझे कुछ काम है। वो टाइम, अब फिर मैंने 1 हफ्ते का रूटीन पकड़ा। 4 हफ्ते बाद उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दे दिया, मैं उनसे मिल के आ गया, और अब उनसे ये बोल के आया कि मैं आपसे हर महीने मिलूँगा, आप जो भी मुझे सिखा सकते हैं मुझे सिखाइए। तो ये ना कहीं मेरी दृढ़ निष्ठा थी कि मैं लगा रहा। ऐसे ही अगर हम सोनाई नदी के बिल की बात करें, आप लगे रहिए, फाइल भागेगी, क्यों नहीं भागेगी? अब विधायक हैं, प्रदीप भैया विधायक है, और मुझे बोलते हैं फाइल के लिए, मुझे थोड़ा-सा, लेकिन दिक्कत क्या है कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। अगर वो फाइल मान लीजिए कि सचिवालय में किसी आईएएस के टेबल पे रखी हुई है, तो कोई आईएएस मेरी बात नहीं सुनेगा।
नहीं सुनेगा। तो अगर प्रदीप भैया इतनी अथॉरिटी मेरे को दें कि कोई आईएएस को अगर मैं बोलूँ वो फ़ोन करें और उनके कहने पे आईएएस फटाफट काम करते, तो फाइल के पीछे भागने को मैं तैयार हूँ। मैं फाइल के पीछे भागूँगा। और अब जहाँ तक बात हुई कि अगर चलो प्रदीप भैया मुझे एम्प्लॉय रख ले भी लेंगे तो मैं क्या-क्या काम करूँगा, सबसे पहले जो भी विधायक नीति के कार्य हो रहे हैं उसकी गुणवत्ता चेक करूँगा। प्रदीप भैया को मुझे ये राइट देना पड़ेगा कि अगर कहीं गुणवत्ता में कमी आ रही है, तो मैं उस काम पे एकदम ऑब्जेक्शन उठा पाऊँ और प्रदीप भैया उस पे एक्शन लेंगे। तो जिसकी गलती है, चाहे एई की, चाहे जेई की, चाहे ठेकेदार की, जे ठेकेदार की है तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, ए जेई की है तो उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन प्रदीप भैया को ये अधिकार मुझे देना पड़ेगा कि मैं वहाँ जाके गुणवत्ता चेक करूँ। वरना मैं अगर अभी कहीं जाके गुणवत्ता चेक करता हूँ किसी भी चीज़ की, मैं अपनी आवाज़ भी उठाता हूँ, तो वो आवाज़ इतनी सुनी नहीं जाएगी। मैं मतलब इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है, वो हमारी इतनी सुनी जाएगी। प्रदीप भैया को थोड़े मुझे अधिकार देने पड़ेंगे। अगर वो मुझे अधिकार दें, मैं बिल्कुल कार्य करने के लिए तैयार हूँ। बिना सैलरी के प्रदीप भैया का एम्प्लॉय बन के काम करने के लिए तैयार हूँ। कार्य क्षेत्र की बात कर रहे थे विधायक जी। चलिए मान लेते हैं एक बार को कि पुल जो है बड़ा प्रोजेक्ट है, बट नेहरू स्टेडियम है, एक ही स्टेडियम है रुड़की शहर के अंदर। और आपको भी पता है कि काफ़ी स्पोर्ट्समैन, काफ़ी बच्चे स्पोर्ट्स में हमारा रुड़की का नाम भी रोशन किया है। तो ऐसे में उस पर भी विधायक जी की नज़र नहीं जा रही, उस पर भी डीबीआर का ही हवाला दे रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, सोच भी नहीं सकते हम लोग, इतने अच्छे खिलाड़ी हैं। अश्मिता वो बिटिया हमारी रग्बी खेल के आई है नेशनल लेवल पे। उसके बाद कई लोगों से मैं मिला। मैं गाँव का नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, वहाँ पर एक अकेडमी बना रखी है रिटायर्ड फौजी ने, क्या अकेडमी बना रखी है, वहाँ से इंटरनेशनल लोग खेल के आ चुके हैं। किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है कि इन बच्चों को सुविधाएँ दें। नेहरू स्टेडियम एक स्टेडियम है हमारे पास केवल, लेकिन वो स्टेडियम तो नाम का है, वो स्टेडियम नहीं है, वो केवल एक मैदान है। आयोजन मैदान है, वहाँ रामलीला करा लो, वहाँ आप भजन संध्या करा लो, वो इस तरीके का है स्टेडियम का तो मतलब। बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा, कहीं अंधकार में खिलवाड़ नहीं हो जा रहा रहे है, बच्चा? बच्चों के भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है। ये काम सरकारों का है, ये काम जनप्रतिनिधि का है कि बच्चों को वो सुविधा दी जाए। और रुड़की जैसे शहर में जहाँ पे इतना टैलेंट है, वहाँ पे तो ये सुविधा सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मैं जनप्रतिनिधि होता, मैं मुख्यमंत्री जी के पास इसका प्रस्ताव लेके जाता। और भारतीय जनता पार्टी में हूँ मैं, मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर रुड़की हित के लिए मुझे धरने पे भी मुख्यमंत्री कार्यालय बैठना पड़ता, मैं बैठता। लेकिन रुड़की हित के लिए कार्य करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, निर्निष्ठता लानी पड़ेगी, तभी रुड़की का हित हो सकता है। लेकिन यदि आपके मन में पाप है, तो आप ये काम नहीं कर सकते। यानी कि बत्रा जी के मन में नहीं, पाप। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, बत्रा जी के पास समय का अभाव हो सकता है। पाप में क्यों, बत्रा भैया मेरे प्रदीप भैया मेरे बड़े भाई के समान है, किसके मन में पाप नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा नहीं, हूँ। समय का अभाव कैसे हो सकता है? जनप्रतिनिधि है, अगर तो महीने में ज्यादा नहीं 10 दिन भी वो निकाल सकते हैं, कुछ भी हो सकता तो है, निकालना लेकिन चाहिए। मुझे बिल्कुल प्रदीप भैया के लिए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है उनकी क्या कार्यशैली है। मैं तो अपनी कार्यशैली पे बात कर सकता हूँ कि रुड़की की जनता ने यदि मुझे कभी जनप्रतिनिधि के रूप में चुना, दिन रात मेहनत करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा। रुड़की के हित के लिए किसी से भी लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ, किसी भी टाइप का संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। 2027 में तो रुड़की की जनता जो है चिरफ जी को देख रही है। नहीं, अगर रुड़की की जनता मेरे को देख रही है, पार्टी में तो विश्वास जताएगी, बिल्कुल चुनाव लड़ा जाएगा और जनता का प्यार मिलेगा, चुनाव जीत के भी आया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन पार्टी अगर तो प्यार नहीं दिखाती और जनता प्यार दिखा रही है, उस टाइम पे चिरफ जी क्या करेंगे? ठीक है संदीप भाई, मैं बिल्कुल स्पष्ट पक्का हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के साथ में एसोसिएट हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत, राष्ट्रहित सर्वोपरि। राष्ट्रहित सर्वोपरि का मतलब राष्ट्रहित तो है ही, लेकिन मेरे लिए उसको मैं एसोसिएट कर सकता हूँ रुड़की हित सर्वोपरि। रुड़की हित सर्वोपरि को मैं एसोसिएट कर सकता हूँ रुड़की वासियों का हित सर्वोपरि। तो जो रुड़की वासियों की आवाज होगी वो मुझे माननी पड़ेगी अपनी पार्टी के आइडियोलॉजी के हिसाब से भी। अपनी पार्टी के आइडियोलॉजी के हिसाब से भी अगर रुड़की की जनता को लगता है कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो मुझे चुनाव लड़ना है। आइडियोलॉजी की बात कर दी है तो सिटिंग एमएलए हैं, भैया भी बोलते हैं, आप इज्जत भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। उन्होंने कहा है कि चिरफ निर्दलीय मतलब, फिर नहीं नहीं, ये तो सिद्धांत आएंगे या भैया आएंगे? जनता की जो आवाज होगी, जनता सर्वोपरि, रुड़की वासी सर्वोपरि। मेरे बड़े सर्वोपरि, मेरे छोटे भाई सर्वोपरि, जिनका इतने बड़ों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, छोटों का इतना प्यार मिल रहा है, वो सर्वोपरि, वो मेरे सर माथे पे है। इस शहर से मुझे प्यार है, इस शहर की जनता क्योंकि से कहीं ना कहीं अगर तो पार्टी की बात करें, अभी बहुत सारे पद विभाजन हुए हैं, कई लोगों को पद मिले हैं, लेकिन चिरफ जो सबसे ज्यादा निष्ठावान माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या चिरफ का नाम नहीं आ सकता था? क्योंकि नहीं, बिल्कुल आ सकता था संदीप भाई। देखिए, पद के लिए पहले आपको मांगनी पड़ती है। बच्चा भी, माँ भी बच्चे को तब दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है। तो मैंने कोई पद के लिए कोई मांग ही नहीं करी। मैंने कोई पद के लिए, मुझे जो संगठन की राजनीति इसे कहते हैं,
संगठन की राजनीति में मेरी अपनी पर्सनल दिलचस्पी इससे ज्यादा नहीं। लेकिन बाप तो बिना मांगे देता है ना। देखिए मैं बता, इससे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल क्या दूंगा कि बच्चा भी माँ बच्चे वो माँ भी बच्चे नहीं, को बच्चा माँ से मांग रहा है, लेकिन बाप तो बिना मांगे दे देता तो है। ऐसा चिरफ जी कि मेरे इसमें कोई बच्चे के मतलब पास वो आज नहीं है। जूता अगर नहीं मैं है। मुझे मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है कि यदि मैं अगर पार्टी से कुछ पद मांगता, मेरी योग्यता के हिसाब से मांगता, पार्टी मुझे जरूर देती। लेकिन मैं जो काम बिना पद के कर पा रहा हूँ अभी, कि मैं मेडिकल कैंप लगा पा रहा हूँ, सबके सुख दुख में खड़ा हूँ, बच्चों तक अवेयरनेस कैंपेन चला रहा हूँ, बच्चों में लेक्चर जाके देता हूँ, मैं अलग अलग स्कूल्स में जाके लेक्चर्स देता हूँ, बच्चों को संविधान के बारे में बताता हूँ, बच्चों को ये बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। मेरे को उस कार्य में ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, मुझे रात को नींद बहुत अच्छी आती है। अगर मैं संगठन जिले की बात करें, अगर जिले के किसी कार्य में मैं कोई पद ले लेता तो मेरा बहुत समय उसमें चला जाता है, जो मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं है। मुझे कंफर्टेबल लोगों में अवेयरनेस फैलाना है, लोगों की सेवा करना है, वो मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। चिरफ जी क्या कारण मानते हैं कि जो आपस में इनका तालमेल नहीं बन पा रहा है, मेयर का, विधायक का? कभी रिबन के लिए, क्योंकि विधायक जी ये बोलते हैं कि रिबन काटना कोई मायने नहीं है, काम होना चाहिए। और वहाँ पे जो अनीता अग्रवाल जी हैं, अभी बरसातों के टाइम पे खुलेआम देखा गया है कि वो 2-2 3-3 फीट पानी में जनता के बीच होके आई हैं। तो किसको सही माने और किसको गलत? अगर जो दोनों ही सही है तो तालमेल क्यों नहीं बैठ पा रहा है? देखिए इसमें आप सही गलत क्यों देख रहे हैं, दोनों अलग अलग दिशा में हैं, दोनों अपना अपना नहीं, कार्य दिशा कर रहे अलग अलग है, लेकिन हैं, दोनों दोनों रुड़की हित में कार्य कर रहे हैं। जो काम जो विधायक नीति से होना है वो विधायक नीति से हो रहा है, जो निगम से होना है वो निगम से हो रहा है, दोनों अपने अपने कार्य कर रहे हैं। थोड़ी बहुत दोनों में अगर कहीं ना कहीं देखो, मुझे पता नहीं या जाएगा, दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि अपने अपने ईगो के लिए टांग खींच मैं रहे हैं। यही बोलने वाला था कि अगर ईगो की कहीं लड़ाई है, ईगो तो देखिए साइड रखनी पड़ेगी जनता की। ईगो की कहीं जगह नहीं है, ईगो नहीं। ईगो किस बात की ईगो है? प्रभु ने ही बनाया है, मिट्टी का हमारा शरीर है, कहीं कहीं मिल जाना है। ईगो किस बात की रखनी है हमें? ईगो किसी चीज़ में नहीं होनी चाहिए, किसी व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति छोटा नहीं है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है। संविधान में हमारे एक बहुत अच्छी बात बताई गई है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। हर आदमी की अपनी एक गरिमा है, हर आदमी की अपनी एक गरिमा है। अपनी गरिमा को मेंटेन रखते हुए दूसरे की गरिमा को नीचे मत पहुंचो, ये हमारे संविधान कहता है। संविधान के हिसाब से भी चलिए तो अपनी ईगो साइड रखिए और जनता हित में कार्य करें। अभी बात कर जाए रुड़की की जनता की, विधानसभा रुड़की की जनता की, तो 2027 का इंतजार कर रही है। अब बोल रही है कि जहां हमने इतना लॉन्ग टाइम गुजार दिया है इन समस्याओं को लेके, 2 साल और 2 साल में देखते हैं जनप्रतिनिधि आप बन जाते हैं। चिरफ के पास क्या मास्टर स्ट्रोक होंगे कि रुड़की का विकास कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले अगर मैं जनप्रतिनिधि बनता हूँ, जनता से वादा करता हूँ और मैं झूठे वादे नहीं कर सकता, ईमानदारी से काम करूँ, 100% ईमानदारी से काम करूँ। जो ये अगर कहीं ना कहीं जो भी ये अपना ठेकेदारों से कहीं कोई नेताओं का कुछ लेन-देन का कुछ होता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मेरा बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल पर्सनल लेवल पे मेरा नहीं होगा। बाकी जो ये सिस्टम चलता है मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। पूरा अपना अगर मेरा 5 साल का टेन्योर है, पूरा का पूरा जनता के लिए डेडिकेट करूँगा, पूरा समय। मतलब जनता जब भी चाहेगी सारा समय जनता का होगा मेरा। विज़न के साथ काम करूँगा, ऐसा अंधाधुंध काम नहीं करूँगा कि आज ये मुझे इसने बोला कि यहाँ सड़क बना दो, मैंने कहा हाँ यहाँ सड़क बना दो क्योंकि यहाँ वोट बैंक ज़्यादा है। जनता को फिर कह रहा हूँ, मैं वोट प्लीजिंग मैन के लिए नहीं करूँगा, वोटों की राजनीति नहीं करूँगा। मैं वहाँ पहले कार्य कराऊँगा जहाँ पे कार्य की आवश्यकता है। तो निर्दलीय लड़ जाएंगे? वोट मिला है चाहे नहीं मिला है, निर्दलीय लड़ जाएंगे? जनता की आवाज़ से जनता जो कहेगी, जनता हित सर्वोपरि। नहीं, जनता तो कह रही है, क्योंकि चिरफ की अगर तो बोले तो पार्टी को सर्वोपरि मानते हैं। नहीं, राष्ट्र हित सर्वोपरि मैंने आपको बताया, फिर पार्टी फिर सेल्फ, ये हमारी पार्टी का सिद्धांत है। राष्ट्र हित सर्वोपरि का मतलब जनता हित सर्वोपरि। जनता की जो आवाज़ आएगी उस आवाज़ को फॉलो करने के लिए दिन रात तैयार हूँ। आज मैं किसी पद पर नहीं हूँ, यदि मेरी ज़रूरत किसी को कहीं पड़ती है कि मेरे पास पावर नहीं है, मैं तब उसके साथ खड़ा हूँ। किसी के साथ अन्याय हो रहा है, मैं साथ में खड़ा हूँ, चाहे मुझे सरकार के खिलाफ ही जाना पड़े, मैं जाने को तैयार हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि में समय देने के लिए। तो ये थे चिरफ जैन, जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि राष्ट्रीय सबसे ऊपर है। अगर जनता मुझे जाती है और मैं जनप्रतिनिधि बन के आता हूँ 2027 में, तो मैं पूरा समय जनता को दूंगा, कोई लालच नहीं होगा और विजन के साथ चलूंगा। तो बने रहें दृष्टि न्यूज में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।